हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। देखो बेटे, हमारे पास है क्लास 12 का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 8। तो बेटे ये 5वीं यूनिट का 8वां वीडियो है। और बेटे इससे पहले 7 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे और बेटे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जिसमें आप यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हमारे टॉपिक क्या क्या हैं, हमारे टारगेट क्या क्या हैं, देखो जरा ध्यान से। हमारा बेटे सबसे पहला टारगेट है उत्प्रेरण या कैटालाइसिस। तो सबसे पहले बेटे हम उत्प्रेरण के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे अभिकारकों तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार, कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और कैटालिस्ट होता है, उनकी फिजिकल स्टेट के आधार पर जो उत्प्रेरण या कैटालाइसिस होता है वो कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर बेटे हम बात करेंगे क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, यानी कि क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है, उन सारी बातों को समझेंगे। और उसके बाद बेटे हम करेंगे उत्प्रेरकों के लक्षण, कि उत्प्रेरकों के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। और फिर बेटे लास्ट में हम देखेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं हमारी किताब में एनसीईआरटी की, उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे मान लो हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग है बहुत कम, और आपको क्या करना है, उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाना है। तो आप क्या करोगे बेटे, उस रासायनिक अभिक्रिया में एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करोगे, और वो रासायनिक पदार्थ क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा। क्या करेगा बेटे, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, जिसके कारण आपका जो रिएक्शन है उसका स्पीड बढ़ेगा और प्रोडक्ट आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो जो रासायनिक पदार्थ आपने प्रयोग किया है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए, उस रासायनिक पदार्थ को ही हम कहते हैं उत्प्रेरक। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्या कहते हैं बेटे, उत्प्रेरक। यहाँ हेडिंग उत्प्रेरक नहीं लिखी हुई है बिल्कुल भी, यहाँ हेडिंग लिखी हुई है उत्प्रेरण, और मैं बोल रहा हूं उत्प्रेरक। तो यदि आपसे कोई पूछ लेना कि उत्प्रेरक का क्या मतलब है, तो बेटे उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं। बदलने का मतलब बढ़ाना भी हो सकता है और बेटे बदलने का मतलब घटाना भी हो सकता है। दोनों ही काम कर सकते हैं उत्प्रेरक। मतलब उत्प्रेरक का केवल इतना अर्थ नहीं होता है कि वो रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकता है। भाई उत्प्रेरक तो ऐसे भी होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटा सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास हेडिंग है उत्प्रेरण। तो मैंने बेटे जैसे आपको बताया ना कि उत्प्रेरक ने अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया, तो किसी उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने की जो ये घटना होती है ना, जो प्रक्रम होता है, अभिक्रिया के वेग को बदलने की घटना या अभिक्रिया के वेग को बदलने का प्रक्रम, इस घटना या इस प्रक्रम को ही हम कहते हैं उत्प्रेरण। क्या कहते हैं बेटे, उत्प्रेरण। जिसने अभिक्रिया के वेग को बदला है वो तो उत्प्रेरक है, और जिसके द्वारा अभिक्रिया के वेग को बदला गया, उस घटना को, वेग को बदलने की जो घटना होती है उस घटना को कहते हैं उत्प्रेरण। क्या कहते हैं बेटे, उत्प्रेरण। तो मैं यदि उत्प्रेरण की परिभाषा यदि हमें एग्जाम में लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, सुनो ध्यान से। हम लिखेंगे बेटे वे रासायनिक पदार्थ, ध्यान से देखियो बेटे बिल्कुल, वे रासायनिक पदार्थ जो
किसी, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं बिना किसी परिवर्तन के, ध्यान से समझिए बेटे मैं क्या लिख रहा, स्वयं बिना किसी परिवर्तन के अभिक्रिया के अंत में अलग हो जाते हैं या प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, अलग हो जाते हैं, कॉमा, उत्प्रेरक कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो बेटे उत्प्रेरक तो वे रासायनिक पदार्थ हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा देंगे और या तो घटा देंगे। अब बढ़ाने और घटाने को हमने अलग अलग नहीं लिखा है, हमने लिखा है परिवर्तित कर देते हैं। तो परिवर्तन का मतलब तो बेटे बढ़ना भी हो सकता है और घटना भी हो सकता है। तो वो उत्प्रेरक है जिसने अभिक्रिया के वेग को बदल तो दिया पर अपने ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं आने दिया, अपने आप अभिक्रिया के अंत में जैसा वो पहले था वैसे ही वो प्राप्त हो गया हमें, वो रासायनिक पदार्थ। यानी कि उत्प्रेरक ने रासायनिक अभिक्रिया में कोई हिस्सेदारी नहीं दिखाई, उसने केवल अभिक्रिया के वेग को बदला है। तो हमने लिखा है परंतु स्वयं बिना किसी परिवर्तन के अभिक्रिया के अंत में क्या हो जाते हैं बेटे, अलग हो जाते हैं या प्राप्त हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं उत्प्रेरक। किसी उत्प्रेरक द्वारा, ध्यान से समझियो बेटे, किसी उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया के वेग को, किसी उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की यह घटना, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की यह घटना उत्प्रेरण कहलाती है। देखो ये है हमारी हेडिंग, उत्प्रेरण कहलाती है। तो आपको एक बात पता चली है कि उत्प्रेरक तो वो रासायनिक पदार्थ है जो अभिक्रिया के वेग को बदल देता है, या तो बढ़ा देता है या तो घटा देता है। और उत्प्रेरण वो घटना है या वो प्रक्रम है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया के वेग को बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है, किसके द्वारा, उत्प्रेरक के द्वारा। जैसे बेटे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहां मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा बेटे, ध्यान से देखियो, मैं एग्जाम्पल लिख रहा बेटे 2KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है और इसे जब आप गर्म करोगे पोटेशियम क्लोरेट को ऐसे टूटता है 2KCl + 3O2। तो यदि आप पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हो तो ऐसे टूटता है बेटे, KCl पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। बेटे इस रिएक्शन का स्पीड है स्लो, यानी कि इसका वेग बहुत कम है। इस रिएक्शन के प्रोडक्ट जो बनते हैं बहुत धीरे धीरे बनते हैं उत्पाद। तो यदि आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन का स्पीड करना हो फास्ट, तो हम यहाँ उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं MnO2 का। किसका प्रयोग करते हैं बेटे, MnO2। तो इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग बढ़ाने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का हमने प्रयोग किया है उस रासायनिक पदार्थ का नाम है MnO2 या मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है
कि उत्प्रेरक को ज्यादातर ये जो तीर का निशान होता है या इक्वल्स टू का निशान होता है उसके ऊपर ही लिखा जाता है उत्प्रेरक को अधिकतर। मैं बेटे बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हर बार तीर के ऊपर ही लिखना है, उसे आप दोनों तरफ ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। लेफ्ट साइड में भी उसी पदार्थ को ब्रैकेट में लिख दिया और राइट साइड में भी उसी पदार्थ को ब्रैकेट में लिख दिया। यानी कि आप किसी उत्प्रेरक को ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो, जैसे मैं लिख सकता हूं 2KClO3 प्लस ब्रैकेट में हमने लिख दिया MnO2, ध्यान से देखियो बेटे, इज इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2 और यहां भी ब्रैकेट में मैंने लिख दिया MnO2। तो ये भी तरीका सही है। आप किसी उत्प्रेरक को ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हो कि जिस फॉर्म में, जिस भौतिक और रासायनिक अवस्था में हमने इसका प्रयोग किया था उत्पाद के रूप में, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी हमें ज्यों का त्यों या एज इट इज या उसी भौतिक व रासायनिक अवस्था में उत्प्रेरक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया है बेटे कि उत्प्रेरक का क्या मतलब है। ठीक है, तो चलो अगली बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे उत्प्रेरक के प्रकार की। तो बेटे अब हम बात करेंगे अभिकारकों तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार या टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कैटालिस्ट। तो जो हमारे पास बेटे, ध्यान से देखो, अभिकारक और उत्प्रेरक, अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था का मतलब ठोस, द्रव या गैस। तो इस आधार पर उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है बेटे? इस आधार पर उत्प्रेरण होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बेटे, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटे? दो प्रकार का होता है। उसमें हम नंबर 1 लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। नंबर 1 है बेटे समांगी उत्प्रेरण। नंबर 1 क्या है? समांगी उत्प्रेरण, या समांगी उत्प्रेरण को हम कह सकते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस कैटालाइसिस। इसे समझेंगे बेटे, ठीक है। सबसे पहले हम इसे समझेंगे, समांगी उत्प्रेरण या होमोजीनियस कैटालाइसिस। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि यदि किसी उत्प्रेरण की क्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं, ध्यान से सुनो, अभिकारक जिस भौतिक अवस्था में है उत्प्रेरक भी उसी भौतिक अवस्था में होना चाहिए। तो ऐसे उत्प्रेरण को या ऐसी अभिक्रिया को आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो बेटे? समांगी उत्प्रेरण। क्या कह सकते हो? समांगी उत्प्रेरण। तो एक ही अवस्था का मतलब या तो वे दोनों किस अवस्था में हो, ठोस में या द्रव में या फिर गैस में। तो मैं लिख सकता हूं, जब, देखो मैं क्या लिख रहा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, ध्यान से समझियो बेटे, आपको पता है ना अभिकारक किसे कहते हैं? जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। जैसे यहाँ अभिकारक KClO3 है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक, अभिकारक तथा उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में, एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं,
एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं तो इसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। मतलब ऐसी जो उत्प्रेरण की क्रिया होगी उसे कहेंगे हम क्या? समांगी उत्प्रेरण। जैसा इसका एक एग्जाम्पल देख लो आप, मैं लिख रहा बेटे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कि अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही अवस्था में होने चाहिए, चाहे तो सब में ठोस अवस्था में हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, चाहे गैस अवस्था में हो। तो हम जो पहला एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ध्यान से देखियो बेटे, मैंने लिखा 2SO2 और लिखा गैसियस, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस है हमारे पास, और इसने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन की भी अवस्था क्या है बेटे? गैसीय अवस्था में है। इज इक्वल टू के बाद लिख रहा मैं 2SO3 ये भी गैसीय अवस्था में है, और बेटे इसमें उत्प्रेरक है NO और ये भी गैसीय अवस्था में है। तो हमें देखने हैं केवल अभिकारक, ध्यान से देखो, हमें देखने हैं केवल अभिकारक और उत्प्रेरक। उत्पादों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बिल्कुल भी उत्पाद को नहीं देखना है कि वो कौन सी अवस्था में है। हमें देखना है बेटे अभिकारक कौन सी अवस्था में है और उत्प्रेरक कौन सी अवस्था में है। तो बताओ देख के, अभिकारक दोनों कौन सी अवस्था में है? गैसीय। दोनों अभिकारक गैसीय अवस्था में है, और बेटे हमारा जो उत्प्रेरक है वो भी गैसीय अवस्था में है। तो यदि अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं तो उसे कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। देखो लिखा हुआ, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं तो हमें सिर्फ अभिकारक देखने हैं और उत्प्रेरक देखना है। हमें बेटे बिल्कुल भी उत्पाद या प्रोडक्ट को नहीं देखना है कि वो कौन सी अवस्था में है, वो चाहे किसी भी अवस्था में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एक और एग्जाम्पल सीख लो आप, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, मैंने लिखा बेटे CH3COOCH3, ठीक है, मिथाइल एसीटेट, ये है लिक्विड स्टेट में, ब्रैकेट में लिख दिया L, लिक्विड माने द्रव, और इसने रिएक्शन करी H2O के साथ और ये भी लिक्विड स्टेट में है, द्रव अवस्था में। इज इक्वल टू के ऊपर उत्प्रेरक है हमारे पास HCl, और HCl भी द्रव अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है। तो क्या होगा, एक तो बनेगा CH3COOH और एक बनेगा CH3OH। कैसे बनेगा वे हम ऑर्गेनिक में मैं आपको बता दूंगा, वैसे नॉर्मली बताऊं, आपको पता है जल कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, इधर तो जुड़ जाएगा H और इधर जुड़ जाएगा OH, ठीक है। क्या बना? CH3COOH। एक तो बना CH3COOH एसिटिक एसिड, जिसे आप कहते हो सिरका या विनेगर, वो लिक्विड में है, और दूसरा बना CH3OH। CH3OH मीन्स मिथाइल अल्कोहल या मीथेनॉल, वो भी लिक्विड स्टेट में है। तो इस रिएक्शन में यदि आप देखोगे तो पहला अभिकारक मिथाइल एसीटेट कौन सी अवस्था में है? द्रव। जल कौन सी अवस्था में? द्रव। तो दोनों अभिकारक द्रव अवस्था में हैं और उत्प्रेरक भी द्रव अवस्था में है। जब अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं तो इसे कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे हम। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे। तो बेटे हमने पढ़ा समांगी उत्प्रेरण या होमोजीनियस कैटालाइसिस। इसमें हमने पढ़ा बेटे कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं तो उसे कहते हैं समांगी उत्प्रेरण या होमोजीनियस कैटालाइसिस। अब बेटे नंबर 2 हम पढ़ेंगे, मैंने लिखा नंबर 2 और यहां लिख रहा बेटे, ध्यान से देखिए जरा, विषमांगी उत्प्रेरण। और आपके समझ में आ गया होगा लिखते ही कि विषमांगी उत्प्रेरण का क्या मतलब है, ठीक है। इसे कहते हैं हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस।
ठीक है बेटे, चलो इसके बारे में बात कर रहे हैं। विषमांगी उत्प्रेरण या हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। तो बेटे यदि मैं विषमांगी उत्प्रेरण या हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस की बात करूं तो इसका मतलब है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में होते हैं। तो हम लिख सकते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, ध्यान से समझिए बेटे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्प्रेरक अलग अलग लिख दो या भिन्न भिन्न लिख दो, एक ही बात है, अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया, या यूं भी लिख सकते हो, इसे आप लिख दो, ऐसी अभिक्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटे? विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। और बेटे विषमांगी उत्प्रेरण है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसके पेपर में परिभाषा भी पूछी जाती है और एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं। तो इसका पहला एग्जाम्पल देखो जरा ध्यान से। हमारे पास है 2SO2 गैसियस, यानी कि SO2 है, गैसीय अवस्था में है, +2 नवजात ऑक्सीजन है, मैंने लिख दिया गैसियस, ये भी गैसीय अवस्था में है, इज इक्वल टू उत्प्रेरक है, प्लेटिनम उत्प्रेरक है, और आपको पता है प्लेटिनम क्या है? ठोस अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, और ये बनेगा 2SO3 गैसियस। तो हमें उत्पाद को तो बेटे देखना ही नहीं है, हमें देखना है अभिकारक, देखो कौन सी अवस्था में, गैसीय अवस्था में है, और उत्प्रेरक है ठोस अवस्था में। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में हैं, तो तभी तो हम इसे कहेंगे विषमांगी उत्प्रेरण। क्या कहेंगे बेटे? विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है बेटे। अच्छा, आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स और बता रहा, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं विषमांगी उत्प्रेरण के उदाहरण। एक एग्जाम्पल और देखो, ध्यान से देखिए जरा। एग्जाम्पल नंबर 2, एक रिएक्शन है 4NH3, आपको पता है कि अमोनिया गैस है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है, +5O2 ऑक्सीजन भी क्या है? गैसीय अवस्था में पाई जाती है, इज इक्वल टू, यहाँ उत्प्रेरक भी प्लेटिनम है और है सॉलिड, इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटे? 4 तो बनेंगे NO, 4NO कौन सी अवस्था में? गैसियस, प्लस साथ में बनेगा 6 जल के अणु, 6H2O। आपको पता है यहाँ जो H2O बनेगा बेटे वो भाप बनेगी, जो भाप का मतलब वाष्प, तो इसे भी हम लिखेंगे गैसियस स्टेट या गैसीय अवस्था। तो अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया कर रही, दोनों अभिकारक गैसीय अवस्था में हैं, पर बेटे हमारा उत्प्रेरक कौन सी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। तो जब अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में होते हैं, तो ऐसे उत्प्रेरण को हम कहते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। तीसरा एग्जाम्पल आप ध्यान रखोगे, 2H2 गैसियस प्लस O2 गैसियस, ध्यान से समझेंगे बेटे, इज इक्वल टू, यहाँ उत्प्रेरक भी क्या है? प्लेटिनम है, प्लेटिनम सॉलिड, इज इक्वल टू
2H2O लिक्विड, 2H2O लिक्विड। अच्छा, एक एग्जाम्पल और ध्यान रखना है आपको, एग्जाम्पल नंबर 4, N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस इज इक्वल टू 2NH3 गैसियस। और बेटे यहाँ आपको पता है Fe उत्प्रेरक यूज करते हैं, और लोहे का चूर्ण है कौन सी अवस्था में बेटे? ठोस अवस्था में। तो हमें सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि समांगी उत्प्रेरण का मतलब जब अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही भौतिक अवस्था में है, और विषमांगी उत्प्रेरण का मतलब जब अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में हो। ठीक है बेटे? तो बेटे अब हम करेंगे, चलो अगली बात, अब हम पढ़ेंगे क्रिया विधि के आधार पर, क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार, क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार, या आप इसे लिख सकते हो टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस, टाइप्स ऑफ कैटालाइसिस on the basis of मैकेनिज्म। ठीक है बेटे? चलो इसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है। किसके आधार पर बेटे? क्रिया विधि के आधार पर। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। तो मैं लिख रहा बेटे, इस आधार पर उत्प्रेरण 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटे? 4 प्रकार का होता है। तो यदि क्रिया विधि के आधार पर या मैकेनिज्म के आधार पर आप उत्प्रेरण को समझोगे तो वो 4 प्रकार का होगा बेटे। उसमें से पहला जो है, जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसका नाम है धनात्मक उत्प्रेरण। क्या नाम है बेटे? धनात्मक उत्प्रेरण, या आप कह सकते हो पॉजिटिव कैटालाइसिस। तो सबसे पहले तो बेटे हम धनात्मक उत्प्रेरण या पॉजिटिव कैटालाइसिस के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है? उसके बाद नंबर 2 जो होता है, नंबर 2 हम पढ़ेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरण। नंबर 2 पे बेटे हम पढ़ेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरण, या आप कह सकते हो निगेटिव कैटालाइसिस। नंबर 2 पे बेटे हम निगेटिव कैटालाइसिस की बात करेंगे। और बेटे नंबर 3 पे हम बात करेंगे स्व उत्प्रेरण की। किसकी बात करेंगे बेटे? स्व उत्प्रेरण की, या आप कह सकते हो ऑटो कैटालाइसिस। ठीक है बेटे? तो नंबर 3 पे हम ऑटो कैटालाइसिस या स्व उत्प्रेरण की बात करेंगे। और बेटे नंबर 4 पे हम बात करेंगे प्रेरित उत्प्रेरण की। प्रेरित उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण को आप इंग्लिश में कह सकते हो इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। तो इन सारी बातों के बारे में हमें सीखना है। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इन सबको सिखा रहा बेटे आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे चलो सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर 1 पर। हम बात करते हैं बेटे धनात्मक उत्प्रेरण की। किसकी बात करेंगे बेटे? धनात्मक उत्प्रेरण की बात करेंगे, जिसे आप कहते हो पॉजिटिव कैटालाइसिस। क्या कहते हैं बेटे? पॉजिटिव कैटालाइसिस।
तो धनात्मक उत्प्रेरण का मतलब पता क्या है? अच्छा जरा समझियो, ध्यान से समझियो। मैं लिख रहा, जब कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को, ध्यान से समझिए जरा, जब कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, समझ में आ रही बात? जब कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो उसे धनात्मक उत्प्रेरक लिख रहा बेटे, मैं उत्प्रेरण नहीं लिख रहा, ध्यान रखियो। तो उसे धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है ना, जो उत्प्रेरक या जो रासायनिक पदार्थ, ऐसे भी बोल सकते हो आप, उसे कहते हैं बेटे धनात्मक उत्प्रेरक। तथा अभिक्रिया का वेग बढ़ने की यह घटना, अभिक्रिया का वेग बढ़ने की यह घटना धनात्मक क्या कहलाती है बेटे? धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। बताओ समझ में आई क्या बात? तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि धनात्मक उत्प्रेरण क्या है या किसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरण, तो आप लिखोगे कि जब कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है तो उसे कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, जिसने अभिक्रिया के वेग को बढ़ाया है। और अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने की ये जो घटना है, ये जो प्रक्रम है या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटे? धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे आप इसका एक एग्जाम्पल याद रखोगे, बेटे याद रखोगे, 2KClO3 बदलता है 2KCl + 3O2 में, और इस अभिक्रिया में हम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं MnO2 का। किसका बेटे? MnO2। तो बेटे MnO2 इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, इसलिए मैं MnO2 को कहूंगा धनात्मक उत्प्रेरक। क्या कहूंगा बेटे? धनात्मक उत्प्रेरक कहूंगा। और MnO2 के द्वारा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने की ये जो घटना है, इस घटना को मैं कहूंगा बेटे धनात्मक उत्प्रेरण। क्या कहूंगा बेटे? धनात्मक उत्प्रेरण। तो चलो नंबर 2 पे आ गए अब हम। नंबर 1 तो था हमारा धनात्मक उत्प्रेरण, और बेटे नंबर 2 है ऋणात्मक, क्या है बेटे? ऋणात्मक उत्प्रेरण। क्या है? ऋणात्मक उत्प्रेरण, या आप लिख सकते हो नेगेटिव कैटालाइसिस। चलो इसके बारे में बात कर रहे बेटे। ऋणात्मक उत्प्रेरण या नेगेटिव कैटालाइसिस, मुझे पता है कि आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप हो न्यू जनरेशन, या यूं कह दो कि अपडेटेड वर्जन, और हम हैं आउटडेटेड वर्जन। हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अब हमारा कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, और बेटे आपके आते हैं लगातार अपडेट, इसलिए आपका दिमाग रहता है बहुत शार्प। हमने पढ़ा बेटे ऋणात्मक उत्प्रेरण या नेगेटिव कैटालाइसिस। तो मैं परिभाषा को देखो कुछ अलग तरीके से सिखाऊंगा इस बार। मतलब वैसे तो आप बना ही लोगे कि जब कोई उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है तो उसे धनात्मक क्या कहते हैं? ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ऐसे तो लिख ही दोगे आप परिभाषा। पर यदि मैं इस तरह लिखना चाहूं, देखियो जरा, जब कोई उत्प्रेरक की जगह मैं लिखूंगा बेटे रासायनिक पदार्थ, ऐसे भी लिख सकते हो आप परिभाषा। जब कोई रासायनिक पदार्थ की जगह आप उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग भी कर सकते हो, ध्यान रखियो, जैसा मैंने यहाँ करा है। जब कोई उत्प्रेरक, यहाँ लिखा मैंने जब कोई रासायनिक पदार्थ, दोनों बातों का एक ही मतलब है
इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं तो सिखा रहा हूं कि ऐसे भी आप परिभाषा लिख सकते हो। जब कोई रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, घटाने का मतलब तो समझते हो आप, घटा देता है, तो उसे का मतलब किसे, उस रासायनिक पदार्थ को जिसने अभिक्रिया के वेग को घटा दिया है, तो उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो उसे कहते हैं बेटे ऋणात्मक उत्प्रेरक। तथा उसके द्वारा, उसके माने किसके, ऋणात्मक उत्प्रेरक के द्वारा, तथा उसके द्वारा अभिक्रिया के वेग को, उसके द्वारा अभिक्रिया के वेग को घटाने की लिख दो या कम करने की लिख दो, एक ही बात है, घटाने की यह घटना, घटाने की यह घटना ऋणात्मक उत्प्रेरण, ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। बताओ समझ में आ रही क्या बात आपकी? इसे कहते हैं बेटे ऋणात्मक उत्प्रेरण। जब अभिक्रिया के वेग को कोई रासायनिक पदार्थ घटा देता है, तो ऐसे रासायनिक पदार्थ को हम कहते हैं बेटे ऋणात्मक उत्प्रेरक, और इस घटना को कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। जैसे एक एग्जांपल समझ लो इसका, हमारे पास है 2Na2SO3, सोडियम सल्फाइड है बेटे इसका नाम, और इसका हमें करना है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन जब आप इसका करोगे तो ये बनेगा 2Na2SO4, सोडियम सल्फेट, ये सल्फाइड है वो सल्फेट। तो यदि इस अभिक्रिया का वेग आपको घटाना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो C2H5OH। C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो इस अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि C2H5OH है एक ऋणात्मक उत्प्रेरक। और इस पूरी अभिक्रिया का वेग घटाने की जो घटना है, जो प्रक्रम है, उसे हम कह सकते हैं ऋणात्मक, क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण। क्या कह सकते हैं बेटे, ऋणात्मक उत्प्रेरण। तो चलो नंबर 3 की बात कर रही है अब हम। सबसे पहले क्या पढ़ा बेटे हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा धनात्मक उत्प्रेरण, और फिर पढ़ा बेटे ऋणात्मक उत्प्रेरण, और अब हम क्या पढ़ेंगे बेटे, अब हम पढ़ेंगे स्वयं उत्प्रेरण, स्वयं उत्प्रेरण, या आप इसे कह सकते हो ऑटो कैटालाइसिस। क्या कह सकते हो बेटे, ऑटो कैटालाइसिस। तो स्वयं उत्प्रेरण या ऑटो कैटालाइसिस के बारे में चलो हम बात कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, लिखते हुए समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों में से कोई एक, समझ रहे ध्यान से, जो रासायनिक अभिक्रिया में प्रोडक्ट बने ना, उत्पाद बने, उनमें से कोई एक स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, तो उसे
उसे का मतलब जिसने उत्प्रेरक का कार्य करना शुरू कर दिया उसे कह रहे हैं हम। तो उसे स्वयं उत्प्रेरक, वो पदार्थ जो है जिसने उत्प्रेरक का काम करना शुरू कर दिया, वो उत्पाद, वो प्रोडक्ट, उसे स्वयं उत्प्रेरक कहते हैं। तथा यह घटना, यह घटना का मतलब उत्प्रेरक का काम करने की घटना, यह घटना स्वयं उत्प्रेरण, समझ रहे ना बेटे, स्वयं उत्प्रेरण कहलाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं बेटे स्वयं उत्प्रेरण या ऑटो कैटालाइसिस। ठीक है। अच्छा, हमें पता चल गया कि उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है बेटे, एक प्रोडक्ट, उत्पाद में से कोई एक ही उत्प्रेरक का काम कर रहा है। इसका एक एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है बेटे। एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि हमारे पास है 5H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड है, प्लस 2KMnO4 प्लस 3H2SO4। ध्यान से समझिए जरा, इस रिएक्शन को देखो। इसमें एक तो बनेगा 2MnSO4, मैं लिख रहा 2MnSO4। एक तो बना बेटे मैग्नीज सल्फेट, और K2SO4 बना बेटे, यहां लिख रहा मैं K2SO4 प्लस K2SO4 के साथ इसमें बनेगा 10 कार्बन डाइऑक्साइड, 10 तो बनेंगे CO2, और बेटे 10 CO2 के साथ बनेंगे 8 जल के अणु। तो यदि इस रिएक्शन को आप देखो ना, तो इस रिएक्शन में जो MnSO4 है ना, ये उत्पाद में से ये वाला उत्पाद MnSO4 मैग्नीज सल्फेट, ये करता है स्वयं उत्प्रेरक का काम। मैंने लिख दिया स्वयं उत्प्रेरक। तो मैग्नीज सल्फेट अपने आप बनते ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो बेटे, फिर अगली बात करेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, नंबर 4 पे हमें पढ़ना है, नंबर 4 पे पढ़ना है प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित उत्प्रेरण या प्रेरित उत्प्रेरण को आप कह सकते हो इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। ठीक है बेटे, प्रेरित उत्प्रेरण कह दो या फिर आप कह सकते हो इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। इसका मतलब पता क्या है, बहुत सिंपल सा मतलब है, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। मैं लिख रहा बेटे, इसका मतलब है जब एक रासायनिक अभिक्रिया, जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी, ध्यान से समझियो, किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है, उत्प्रेरक का कार्य करती है, तो उसे का मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया जो उत्प्रेरक का कार्य कर रही है, उसे की बात कर रहे हैं हम। तो उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं, यानी कि उस रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं बेटे, उसे प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। तथा यह घटना प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है बेटे, प्रेरित उत्प्रेरण।
प्रेरित का मतलब है इंड्यूस करना। यानी कि आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मान लो एक बच्चा है और वो पढ़ाई कर नहीं रहा बिल्कुल भी, छुट्टियों में वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई करने से बहुत ज्यादा डरता है। पर उसका एक दोस्त है और वो दोस्त रोज डेली उसका काम है पढ़ने का। उसने अपना टाइम फिक्स कर रखा है कि इतने समय से इतने समय तक मैं पढ़ाई करूंगा, अपने नोट्स भी बनाऊंगा, रिवीजन भी करूंगा। तो जो अच्छा बच्चा है ना, यदि उस अच्छे बच्चे की संगति में वो बुरा बच्चा रहेगा, तो अच्छा बच्चा उस बुरे बच्चे को प्रेरित कर सकता है पढ़ने के लिए कि तुझे भी पढ़ना चाहिए यदि तुझे अपनी जिंदगी अच्छी बनानी है। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो ना पढ़ने वाले बच्चे को प्रेरित कर सकता है, ठीक है, या यूं कह दो कि इंस्पायर कर सकता है। यदि उसने उस ना पढ़ने वाले बच्चे को बेटे प्रेरित कर दिया ना, तो उसके साथ साथ उस बच्चे की भी जिंदगी सुधर जाएगी जो नहीं पढ़ रहा है इस समय। ठीक है बेटे। तो प्रेरित करने का मतलब, जैसे मान लो हमें कोई काम करना है, जैसे मुझे कहीं दूर जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली जाना है, और दिल्ली जाने से मुझे लग रहा है डर। तो मुझे मिला एक दोस्त मेरा पुराना, और उसने कहा कि यार तू चिंता मत कर, मैं दिल्ली चलूंगा तेरे साथ। तो उसने मुझे दिल्ली जाने के लिए प्रेरित करा और मैं उसके साथ दिल्ली जा पाया, पर मैं अकेला नहीं जा पा रहा था। बताओ इस बात को समझ रहे क्या आप? तो यहाँ लिखा कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरक। और इस घटना को कहते हैं बेटे प्रेरित उत्प्रेरण। क्या कहते हैं बेटे? प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा, ध्यान से समझिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है। एग्जांपल है बेटे कि यदि आप सोडियम सल्फाइड की बात करो ना, Na2SO3 की, और हम कर दें सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन, ये लिख दिया O इज इक्वल टू, तो जब हम सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है सोडियम सल्फेट, यानी कि रिएक्शन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। पर इसी के साथ एक दूसरा रिएक्शन की बात कर रहे, चलो सोडियम आर्सेनाइड की ASO3। यदि हम सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, ऑक्सीकरण करना चाहते हैं, तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। मतलब कहने की बात यह है कि पहला रिएक्शन तो चल रहा ठीक ठाक स्पीड से बेटे, चल रहा है पहला रिएक्शन, और पर दूसरा रिएक्शन बेटे नहीं चल पा रहा है, या फिर यूं कह दो कि दूसरा रिएक्शन यदि चल रहा है तो उसका स्पीड बहुत कम है। जैसे आपका दोस्त या तो पढ़ ही नहीं रहा, और यदि पढ़ रहा है तो 5 मिनट 10 मिनट और 15 मिनट पढ़ के वो सोचता है कि मैंने तो पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया। तो आप अपने दोस्त को सुधार सकते हो। ध्यान रखो इस बात का। पहली रिएक्शन तो नॉर्मली प्रोसीड कर रही है, सामान्य वेग से चल रही है, दूसरी रिएक्शन या तो चल ही नहीं रही और या फिर उसके चलने का वेग है बहुत कम। तो यदि इन दोनों रिएक्शन को एक साथ चलाया जाए ना, जैसे मैं कहूं कि यार चलो एक काम कर रहे, बर्तन में सोडियम सल्फाइड ले लिया हमने, और बेटे साथ में ले लिया सोडियम आर्सेनाइड, ये दोनों ले लिए, और साथ में इनमें सप्लाई कर दी ऑक्सीजन। देखो O यहां था, O यहां था, मैं O2 लिख सकता हूं। तो क्या होगा बेटे, इसके साथ साथ इसका भी बेड़ा पार हो जाएगा, इसके साथ साथ इसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसका तो अकेले का भी बेड़ा पार हो रहा था, पर इसने अपने साथ साथ इसका भी भला कर दिया। और Na2SO3 तो पहले भी बदल रहा था Na2SO4 में। ऑक्सीजन दो है ना, एक तो इसे मिलेगा एक इसे, और ये दूसरी चीज क्या बनेगी बेटे, Na2ASO4, Na2ASO4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यही तो हुआ इसका मतलब कि यदि आप पढ़ाई करोगे, आप अच्छा आदमी बनोगे, तो यदि आपका कोई दोस्त है तो अच्छा दोस्त उसे कहते हैं जो अपने दोस्त की जिंदगी सुधार दे। और जो दोस्त ऐसा है जो अपना अपना भला सोचता है और अपने दोस्त का भला बिल्कुल भी नहीं सोचता है,
तो उसे बेटे कौन कह देगा अच्छा दोस्त? वो तो सिर्फ अपने आप को सोचता रहेगा कि मैं अच्छा दोस्त हूँ। पर अच्छा दोस्त तो वो है जो अपने दोस्त का अच्छी बातें उन्हें सिखाता हो दोस्त को, और उसकी कमियां बताता हो कि तेरे अंदर ये कमी है। यदि मेरा कोई दोस्त है और वो मुझे बता रहा है कि यार कमल तेरे अंदर ये कमी है, यार तेरे अंदर ये कमी है, उसने मेरी तीन चार कमियां बता दी, और मैं उसके ऊपर हो गया गुस्सा कि यार तू मेरा दोस्त नहीं है, तू तो मेरी कमियां बताने लग रहा। तो बेटे वो भले ही किसी भी लिहाज से मेरी कमी बता रहा हो, पर वो मेरी कमियों को दूर करने जा रहा है। उसका कहना है कि आपके अंदर ये कमियां हैं, इन कमियों को आप रिमूव कर दो तो और अच्छे हो जाओगे। तो असली दोस्त तो वो है जो आपके मुंह पे आपकी कमियां बताता हो कि तेरे अंदर ये कमी है, इस कमी को दूर कर ले यदि तुझे अपनी लाइफ अच्छी करनी है। और बुरा दोस्त पता कैसा है? बुरे दोस्त की पहचान है कि वो आपकी कमियां आपके सामने कभी भी नहीं बताएगा। वो आपकी कमियां बताएगा दूसरों के सामने। अरे यार राम सिंह तो ऐसा है, अरे यार राम सिंह तो ऐसा है, अरे यार राम सिंह ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, यार जब से छुट्टियां चल रही एक भी दिन नहीं पढ़ा राम सिंह। तो वो आपकी कमियां आपके सामने बिल्कुल भी नहीं बताएगा। वो बताएगा आपकी कमियां बेटे औरों के सामने, जिसे कहते हैं चुगली करना। और आपके सामने करेगा आपकी तारीफ। यार राम सिंह तू तो बहुत कमाल का आदमी है, यार तूने गजब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया, तूने पहाड़ तोड़ दिया। तो आपकी तो वो करता रहेगा तारीफ और आप होते रहोगे चौड़े ए यूं कि यार मेरा कितना अच्छा दोस्त है। बेटे अच्छा दोस्त वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अच्छा दोस्त वो ही है जो आपके मुंह पर आपके सामने आपकी कमियां बता रहा है कि तेरे अंदर ये कमी है, इस कमी को तू खत्म कर ले अपने अंदर से। और बुरा दोस्त वो है जो आपके सामने आपकी तारीफ करता है, पर आपकी कमियां आपकी बुराइयां करता है दूसरों के सामने, और आप उसके ऊपर फिर भी फ्लैट हुए फिर रहे बिल्कुल एकदम। तो दिमाग से खेल लो बेटे, दिमाग से। दिल से खेलने की कोई जरूरत नहीं है। जो खेलना है तो दिमाग से खेल लो। समझो कि कौन सच्चा मित्र है और कौन सच्चा मित्र नहीं है। ठीक है? तो देखो जरा, ये तो हो गया हमारे पास प्रेरित उत्प्रेरण। क्या हुआ बेटे? प्रेरित उत्प्रेरण। जब एक रासायनिक अभिक्रिया दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है। ठीक है? तो प्रेरित उत्प्रेरण के बाद हमें क्या पढ़ना है? सब बच्चे ध्यान से देखेंगे बेटे। बेटे प्रेरित उत्प्रेरण के बाद हमें पढ़ना है, यहां से लिख रहा मैं, हमें पढ़ना है बेटे उत्प्रेरकों के लक्षण। कि जो उत्प्रेरक होते हैं ना, ये आपको एक बात आज पता चल गई है। क्या बात पता चली है बेटे? आपको पता चला है कि उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। अब खाली परिवर्तित करने का मतलब अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना नहीं है। परिवर्तित करने का मतलब अभिक्रिया के वेग को घटाना भी हो सकता है। समझ में आई ना ये बात? परंतु अभिक्रिया के अंत में बिना किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के प्राप्त हो जाते हैं वे पदार्थ। कौन से पदार्थ? उत्प्रेरक। यानी कि उत्प्रेरक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्प्रेरक रिएक्शन के स्पीड को या तो इंक्रीज कर देगा या फिर डिक्रीज कर देगा, पर अपने आप बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगा। तो उत्प्रेरकों के लक्षण में नंबर एक, पहली बात हमें क्या सीखनी है? हमें सीखनी है उत्प्रेरक भार तथा रासायनिक संगठन, भार तथा रासायनिक संगठन की पहली स्थिति में, रासायनिक संगठन की पहली स्थिति में अभिक्रिया के अंत में, अभिक्रिया के अंत में प्राप्त हो जाता है या हो जाते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप। यानी कि कोई भी उत्प्रेरक यदि आपने किसी रासायनिक अभिक्रिया में इस्तेमाल करा है
तो वो जैसा पहली स्थिति में था जब आपने उसे यूज करना शुरू करा था, अभिक्रिया के अंत में भी वैसा ही आपको मिल जाएगा। भार का मतलब जितना भार आपने उसका यूज करा था, जैसे 5 ग्राम या आधा ग्राम यूज करा था, तो जितना भार आपने यूज करा था उतना ही भार रिएक्शन के बाद में आपको उसका मिल जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और रासायनिक संगठन का मतलब कि उसके रासायनिक बनावट यानी कि उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि आपने यदि उत्प्रेरक में प्लेटिनम का प्रयोग करा उत्प्रेरक के रूप में, तो शुरू में तो आपने प्लेटिनम डाला था और जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो प्लेटिनम की जगह सोना मिल गया आपको। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार सोना तो बहुत महंगा है। बेटे सोना महंगा है पर प्लेटिनम से सस्ता है, ये चीज ध्यान रखियो आप। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई परिवर्तन आए, ना तो कोई भौतिक परिवर्तन आएगा और ना ही आएगा बेटे कोई रासायनिक परिवर्तन। नंबर 2, जो उत्प्रेरक होते हैं ना बेटे, उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित करने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित करने के लिए, ध्यान से समझियो, करने के लिए पर्याप्त होती है। पर्याप्त तो समझते हो, काफी, इनफ। तो मतलब कहने की बात यह है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब आप किसी उत्प्रेरक का प्रयोग करते हो तो बेटे उत्प्रेरक बहुत ज्यादा अमाउंट में उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। कि यदि आपने मान लो 100 लीटर वाला कोई रिएक्शन आप चला रहे कि जिसमें अभिकारकों का कुल आयतन 100 लीटर है, तो 100 लीटर में 10 ग्राम या 5 ग्राम उत्प्रेरक भी काम कर जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक की बहुत अधिक मात्रा में बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नंबर 3, तीसरी बात ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मैं नंबर 3 पे लिख रहा हूं बेटे, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात? प्रारंभ नहीं करते हैं मतलब इस गलत फहमी को बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल के मीलों दूर फेंक दोगे कि उत्प्रेरक का काम किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने का या स्टार्ट करने का नहीं होता है। बेटे उत्प्रेरक का काम है रिएक्शन के स्पीड को चेंज करना, या तो उसे फास्ट करना या तो उसे स्लो करना। कोई भी उत्प्रेरक रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां स्टार लगा दूं। नंबर 4, उत्प्रेरक, ध्यान से समझेंगे बेटे, उत्प्रेरक क्रिया विशिष्ट होते हैं। क्रिया विशिष्ट कह दो या यूं कह दो कि इनके अंदर होती है विशिष्टता, क्रिया विशिष्ट होते हैं। अब इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है, मैं लिख रहा, अर्थात अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं में, अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं में अलग अलग उत्प्रेरक कार्य करते हैं। ठीक है, अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं में अलग अलग उत्प्रेरक कार्य करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक उत्प्रेरक आपने कहीं से खरीद लिया और हर जगह एक ही उत्प्रेरक कार्य कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने का बेटे। अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग उत्प्रेरक हमें चाहिए। हाँ, कुछ उत्प्रेरक ऐसे हैं जो 2 या 3 रिएक्शन में काम कर जाते हैं,
पर ऐसा केस बहुत कम है बेटे, बहुत कम। आपको कहीं देखने को मिल जाएगा ऐसा कि हम जो है प्लेटिनम उत्प्रेरक को 2 या 3 या 4 रिएक्शन में यूज कर सकते हैं, पर बेटे ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। ज्यादातर ऐसा होता है कि अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं में अलग अलग उत्प्रेरक काम करते हैं। हर जगह एक ही उत्प्रेरक काम नहीं करेगा। वो कोई मल्टीपर्पज डोज तो है नहीं, ठीक है, कि एक ही गोली हर जगह काम कर जाएगी। ऐसा तो बेटे वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे क्या हुआ, एक बार एक डॉक्टर साहब थे हमारे यहाँ, एक कॉलोनी है मिगलानी बिल्डिंग। तो वहाँ एक बहुत पुराने समय की बात बता रहा मैं आपको, सन 80 के लगभग की। एक डॉक्टर साहब थे और डॉक्टर साहब की खासियत ये थी कि वे एक इंजेक्शन अपने मरीज के जरूर लगाते थे। जो भी पेशेंट उनके पास आता था एक इंजेक्शन भर के रखते थे, और उस इंजेक्शन में होती थी कोई ऐसी दवाई जो हर एक बीमारी का इलाज जिससे हो सकता हो। तो सबसे पहले वे इंजेक्शन ही लगाते थे, चाहे कोई भी मरीज आ जाए। तो एक दिन बेचारा एक सामान्य सा आदमी, उस आदमी का नाम था राम सिंह, और उस राम सिंह ने हाथ में ले रखा पर्चा, एक पर्चा ले रखा बड़ा सा। और पर्चा लेते हुए जो है इस तरह आया वो उनके एरिया में, डॉक्टर साहब खड़े हुए थे बाहर, और डॉक्टर साहब को जो है पर्चा दिखाते हुए उसने कहा जी डॉक्टर साहब देखिए जरा। और डॉक्टर साहब ने वो जो पर्चा उसने इस तरह करा हाथ से आगे, भी डॉक्टर साहब देखिए जरा। डॉक्टर साहब ने उसका हाथ ही पकड़ लिया और हाथ पकड़ के यूं खींचा उसका, और सीधा वो गिरा जाके बेड पे, यानी बेंच पे, जो डॉक्टर्स के यहाँ रखी होती है ना बेंच पेशेंट को लिटाने के लिए। तो उसने तो पर्चा दिखाया जी डॉक्टर साहब देखिए। राम सिंह था बेचारा, सीधा आदमी था। राम सिंह गया, डॉक्टर साहब देखिए जरा पर्चा। तो डॉक्टर साहब ने पर्चा तो पकड़ा नहीं, उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के सीधा उसे खींच के मारा, कहाँ, अपनी बेंच पे। वो गिर गया, ठीक है। इतने में उसे कुछ बोलने का मौका मिलता, डॉक्टर साहब ने उसे उल्टा करा। इंजेक्शन तो तैयार था उनका, वो तो रोज की आदत थी, जो भी पेशेंट आएगा पहले उससे इंजेक्शन लगना, एकदम लगा दिया इंजेक्शन। और वो चिल्ला रहा क्या कर दिया डॉक्टर साहब आपने। और डॉक्टर साहब ने पूछा, अब हाँ भाई बता क्या दिक्कत है। अब जी डॉक्टर साहब मैं तो ये पूछूं था कि यो पता किसका है, देख लो जरा बताइयो किसका पता है। तो डॉक्टर साहब पता क्या करे, अबे यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुमने तो यार 10 रुपए का नुकसान करवा दिया मेरा। अब जी आपने बताने का मौका दिया था जो मैं बताता आपको। तो ऐसे डॉक्टर साहब ऐसे थे कि उनकी आदत थी कि जो भी पेशेंट आएगा उसके इंजेक्शन लगना है। तो डॉक्टर साहब ने मौका ही नहीं दिया उसे बताने का, और उसके भी इंजेक्शन ठोक दिया, और बाद में पूछ रहे कि हाँ भाई बता क्या प्रॉब्लम है। अभी जी वो पता पूछना था मुझे तो, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगली बात करेंगे नंबर 5 की। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे नंबर 5 पे हमें पढ़ना है उत्प्रेरक साम्य अवस्था को। ध्यान से समझियो, 11वीं में पढ़ी थी आपने साम्य अवस्था। उत्प्रेरक साम्य अवस्था को परिवर्तित, साम्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करता है। आपको पता है ना साम्य अवस्था किसे कहते हैं। मान लो कोई रासायनिक अभिक्रिया है आपके पास, A+B रिवर्सेबल C+D, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में चलती है। तो बेटे आपको पता है यदि अग्रिम अभिक्रिया के वेग को मैं V1 मान लूं और विपरीत अभिक्रिया के वेग को मान लूं V2, तो जिस समय अग्रिम अभिक्रिया का वेग V1 और विपरीत अभिक्रिया का वेग V2 बराबर हो जाते हैं, उस अवस्था को हम कहते हैं रासायनिक साम्य अवस्था। तो यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे इस अभिक्रिया में आपने उत्प्रेरक का प्रयोग कर दिया ना बेटे, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में साम्य अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पर हाँ एक बात है भाई, साम्य अवस्था अपनी जगह से हटने की तो है नहीं, इस बात की तो गारंटी है पूरी। ना तो वो लेफ्ट साइड में ना तो राइट साइड में शिफ्ट होगी, ना तो वो उत्पाद की दिशा में ना तो वो अभिकारकों की दिशा में शिफ्ट होगी रासायनिक साम्य अवस्था। पर एक फायदा जरूर हो जाएगा,
यदि आप प्रयोग करोगे धनात्मक उत्प्रेरक। और बेटे फायदा ये होगा कि साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाएगी। कान खोल के सुन लो, यदि किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हम धनात्मक उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं तो साम्य अवस्था विस्थापित तो नहीं होती है, परिवर्तित तो नहीं होती है, परंतु साम्य अवस्था जल्दी प्राप्त हो जाती है। ठीक है बेटे। उसके बाद नंबर 6, नंबर 6 देखो जरा ध्यान से। नंबर 6 में हमें पढ़ना है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद को नहीं बदलते हैं। अभिक्रिया के उत्पाद को नहीं बदलते हैं, यानी कि मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2 = 2NH3। इसमें मैंने कोई उत्प्रेरक इस्तेमाल करा जैसे लोहे का चूर्ण, तो भी 2NH3 मीन्स अमोनिया बनेगा। और यदि मैं आपको यूं कह दूं कि यार यदि मुझे अमोनिया के अलावा कुछ और बनाना है तो मैं दूसरा उत्प्रेरक प्रयोग कर लूं। या फिर यूं कह दो कि यदि आपने N2 + 3H2 = 2NH3 रिएक्शन में Fe उत्प्रेरक का प्रयोग नहीं करा तो हमें मिल रही है अमोनिया, और यदि Fe उत्प्रेरक का आपने प्रयोग कर दिया तो कुछ और मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनना है वो ही प्रोडक्ट बनेगा। उत्प्रेरक लगाने से प्रोडक्ट या तो जल्दी बनेगा या तो थोड़ा देर में बनेगा। वो डिपेंड करता है कि उत्प्रेरक आपने कौन सा लगाया है, धनात्मक उत्प्रेरक लगाया है या ऋणात्मक उत्प्रेरक लगाया है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद को नहीं बदलते हैं। उत्पाद माने प्रोडक्ट बिल्कुल वही मिलेगा जो बिना उत्प्रेरक के मिल रहा था। और उत्प्रेरक यदि आप धनात्मक लगा दोगे तो उत्पाद जल्दी मिल जाएगा। ठीक है। नंबर 7, सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक, यानी कि जिसका आपने पाउडर बना दिया है। सूक्ष्म विभाजित उत्प्रेरक अधिक प्रभावशाली होते हैं। बताओ समझ में आ रही क्या बात? मतलब जो उत्प्रेरक आप उसे पीस के प्रयोग करोगे ना, सूक्ष्म विभाजित का मतलब उसे पीस के प्रयोग करोगे, तो वो उत्प्रेरक ज्यादा अच्छा काम करेगा बेटे, क्योंकि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा पीसने से। और जब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसके ऊपर अभिकारक के अणु ज्यादा से ज्यादा अधिशोषित हो सकेंगे, जिसकी वजह से रिएक्शन का स्पीड वो ज्यादा चेंज कर पाएगा। ठीक है। तो नंबर 8 पे हम इसी से संबंधित एक बात कर रहे हैं। मैं लिख रहा बेटे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। बताओ समझ में आ रही क्या बात? अभी समझा दिया ना मैंने, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। तो यदि किसी उत्प्रेरक को आप पीस दोगे, उसका पाउडर बना दोगे, तो क्या होगा? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। और यदि बेटे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया ना तो उसकी क्रियाशीलता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से ज्यादा अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होंगे। ठीक है। उत्प्रेरक के ऊपर अभिकारक अणु अधिशोषित होते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। इन सारी बातों को हम पढ़ेंगे बेटे बिल्कुल 100%। ठीक है। अब आ जाओ नंबर 9 पे, ध्यान से समझियो। जिस ताप पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, जिस ताप पर उत्प्रेरक की क्रियाशीलता अधिकतम होती है
अधिकतम होती है उस ताप को क्या कहते हैं बेटे? याद होगा कुछ बच्चों के, अनुकूलतम ताप या ऑप्टिमम टेम्परेचर, अनुकूलतम ताप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? अनुकूलतम ताप कह दो, या फिर आप कह सकते हो ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस बात का भी आपको बेटे ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए उत्प्रेरकों के लक्षण। अब हमारे पास जो हमारी किताब है ना एनसीईआरटी की, उस एनसीईआरटी की किताब को जब आप देखोगे तो उसमें पाठ्य निहित का एक क्वेश्चन नंबर 5 है, और पाठ्य निहित के क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, देखो क्या लिखा हुआ किताब में, एस्टर का जल अपघटन, ये लिखा हुआ एस्टर का जल अपघटन। ध्यान से समझियो बेटे क्या क्वेश्चन है। एस्टर का जल अपघटन प्रारंभ में धीमा, मैं लिख रहा हूं बेटे प्रारंभ में धीमा, यानी कि जब भी एस्टर का जल अपघटन करोगे प्रारंभ में धीमा तथा कुछ समय पश्चात तीव्र क्यों हो जाता है, तथा कुछ समय पश्चात तीव्र क्यों हो जाता है। मतलब एनसीईआरटी में पाठ्य निहित का ये कौन सा क्वेश्चन है बेटे? 5वां। इन्होंने कहा है कि जब भी हम एस्टर का जल अपघटन करते हैं तो एस्टर का जल अपघटन शुरू में तो होगा उसका स्पीड स्लो, और बाद में हो जाएगा उसका स्पीड फास्ट। ऐसा पता क्यों होता है? एस्टर होता है RCOOR, ये है एस्टर। एस्टर का फार्मूला लिख दिया। और जब इसका जल अपघटन करोगे ना आप, जल अपघटन का मतलब आप रिएक्शन करोगे जल के साथ, पानी में इसे घोल दोगे। जब पानी में घोल दोगे आपको पता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव ऐसे ही तो टूटेगा, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर तो जुड़ेगा बेटे H पॉजिटिव और इधर जुड़ेगा OH नेगेटिव। देखो क्या बना, RCOOH, एक तो बना RCOOH, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, COOH ग्रुप जिसमें आता है उसे कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ क्या बना बेटे? ROH, एक बना ROH जिसे आप कह सकते हो एल्कोहल। तो इस रिएक्शन में वैज्ञानिकों का कहना है कि जब एस्टर का जल अपघटन हम करते हैं तो स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में वेग होता है कम और फिर वेग हो जाता है फास्ट। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण पता क्या है बेटे? इसका कारण है कि जो आपका RCOOH बनाना, ये RCOOH, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो H पॉजिटिव आयन बने, वे H पॉजिटिव आयन करते हैं स्वयं उत्प्रेरक का काम। किसका काम करते हैं? स्वयं उत्प्रेरक का काम करते हैं। तो मैं यहां लिख सकता हूं स्वयं उत्प्रेरक। किसका काम करते हैं? स्वयं उत्प्रेरक का। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में शुरू में तो वेग इसलिए कम है क्योंकि शुरू में स्वयं उत्प्रेरक RCOOH या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना, और जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनते ही स्वयं उत्प्रेरक या ऑटो कैटालिस्ट का काम करेगा, जिसकी वजह से रिएक्शन का स्पीड हो जाएगा फास्ट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो हम लिख सकते हैं बेटे, इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले RCOOH के H पॉजिटिव आयन स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करते हैं।
ठीक है, जब बनेगा जब तो काम करेगा बेटे। जिसके कारण जब तक नहीं बना, कम मात्रा में बना तो स्पीड कम था, जिसके कारण अभिक्रिया का वेग, क्या लिखेंगे बेटे, अभिक्रिया का वेग तेज या तीव्र हो जाता है। जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनना शुरू होगा, आप ऐसे भी कह सकते हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH ही स्वयं उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, क्योंकि H पॉजिटिव आयन इस कार्बोक्सिलिक एसिड से ही तो हमें मिल रहे बेटे। ठीक है, समझ में आई बात। इसलिए शुरू में तो स्पीड होगा इसका स्लो, और कुछ समय बाद इस रिएक्शन का स्पीड हो जाएगा फास्ट, क्योंकि इस रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट किसका काम कर रहा है, स्वयं उत्प्रेरक का काम कर रहा है। फिर बेटे एक क्वेश्चन और मिल गया मुझे, अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 19। यदि अभ्यास का 19वां क्वेश्चन देखोगे ना आप अपनी किताब में, इसमें है विषमांगी उत्प्रेरण के 4 उदाहरण दीजिए। विषमांगी उत्प्रेरण के 4 उदाहरण दीजिए। बताओ इस क्वेश्चन को कर लोगे क्या आप? भाई विषमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं पता है ना आपको? विषमांगी उत्प्रेरण का मतलब वह उत्प्रेरण की क्रिया या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में होते हैं। और मैंने बेटे उसमें 4 उदाहरण आपको लिखवा दिए हैं। वे इसीलिए लिखवाए गए हैं क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की किताब में क्वेश्चन है और पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप हमारे देश के प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपके समझ में आया होगा कि उत्प्रेरण का क्या मतलब है, उत्प्रेरक का क्या मतलब है, और भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक होते हैं 2 प्रकार के, समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। और बेटे क्रिया विधि के आधार पर होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वयं और प्रेरित। और फिर पढ़े हमने उत्प्रेरकों के लक्षण, और फिर देखा कि एनसीईआरटी में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है बेटे, तो मेरा कहना है बेटे आपको प्ले लिस्ट में जाकर ही अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे आपका कोई भी टॉपिक स्किप ना हो और 12वीं करने के बाद कंपटीशन में या ग्रेजुएशन में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटे, और मेहनत करते रहो पढ़ाई में। पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपकी जिंदगी को और आपके भविष्य को बहुत अच्छा बना देगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।